Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. So we discuss the current affairs in the form of MCQs. आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, उसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शंस आते हैं. जो भी सही आंसर होता है वो आपको बताना होता है. ठीक है, हम आंसर को भी डिस्कस करते हैं, साथ साथ उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि सपोज़ ये है तो उसके नेक्स्ट स्लाइड पे हम उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो बहुत अमेजिंग सा ये सेशन रहता है, एंड तक इसमें बने रहिएगा. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. बेस्ड ऑन द डेटा कंपाइल्ड बाय द सवरिन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SWFI भी कहते हैं, इनके हिसाब से इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कौन से रैंक पे है ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो पूरे विश्व में असेट्स जिसके ज़्यादा होते हैं इसके बेसिस पे इन्होंने रैंकिंग दी है. तो RBI किस रैंक पे ऑन द बेस्ड ऑफ इट्स असेट्स. ठीक है, उनका वर्थ जो असेट्स का वर्थ है उसके बेसिस पे इंडिया कौन से रैंक पे है. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 12th. तो इंडिया यहाँ पे कौन सा आएगा ऑप्शन, यहाँ पे 12th रैंक पे इंडिया का RBI है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉप 10 बैंक्स का डेटा दिया गया है. ठीक है, फर्स्ट पे है फेडरल रिजर्व बैंक जो कि USA का है. सेकंड पे है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो कि चाइना का बैंक है. और थर्ड है बैंक ऑफ जापान जो कि जापान का रिजर्व बैंक है. ठीक है, और डच बुंदेस बैंक जर्मनी का है. और फिफ्थ पोजीशन पे बैंक ऑफ फ्रांस जो कि फ्रांस का है. ठीक है, सिक्स्थ पे नॉर्वे का है, सेवन्थ पे इटली है, एट्थ पे UK है, नाइन्थ पे स्पेन है, 10th पे स्विट्ज़रलैंड का स्विस नेशनल बैंक है. ठीक है जी, तो ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, आप इस पे ध्यान में रख सकते हो. ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बैलेंस शीट है वो 11.08% से ईयर ऑन ईयर से बढ़ के कितना अमाउंट हो गया, 70.47 ट्रिलियन एज ऑफ March 31, 2024. ठीक है, तो इनका जो असेट्स का वैल्यू था वो बढ़ के इतना हो गया. ठीक है, तो इसके वजह से इनका रैंक 12th आ गया. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. पाइन लैब्स एंड एक्सिस बैंक लॉन्च्ड डैश इंडियाज फर्स्ट UPI फोकस्ड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म. तो पाइन लैब्स ने और एक्सिस बैंक ने मिलकर कौन सा UPI का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. पहला, इंडियाज फर्स्ट UPI फोकस्ड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 UPI सेतु. ठीक है, तो पाइन लैब्स और एक्सिस बैंक ने दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया है, UPI सेतु. ठीक है, इससे क्या होगा, The platform is designed to enhance UPI payments for businesses and developers by integrating a wide array of UPI functionalities. तो इस प्लेटफॉर्म पे हमें अलग अलग UPI से जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि QR कोड पेमेंट्स हो गया, और UPI ऑटो पे का फैसिलिटी हो गया, EMI ऑप्शंस हो गया UPI के ज़रिए, थर्ड पार्टी वैलिडेशन सर्विसेज हो गए UPI के ज़रिए. तो ये सारे सर्विसेज इस एक ही प्लेटफॉर्म पे यानी कि UPI सेतु पे हमको मिलेंगे. ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर से ये पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी सबके लिए तो है ही, बैंकिंग वालों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाए तो आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है, L&T यानी कि लॉर्सन एंड टर्बो फाइनेंस लिमिटेड रिसीव्ड इट्स सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डैश एज NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी. तो NBFC और क्रेडिट कंपनी का लाइसेंस L&T फाइनेंस को मिल गया है. किन से मिला है ये आपको बताना है. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 RBI. ठीक है, तो L&T को RBI ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया है. अब वो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कंपनी के तौर पे काम कर पाएंगे. ठीक है, पहले जो L&T फाइनेंस था वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह काम करता था यानी कि CIC की तरह. अब ICC यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की तरह ये काम कर पाएगा. ठीक है जी, बैंकिंग वालों के लिए ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी कि EPFO टू कंडक्ट इट्स डैश लाइव सेशन ऑन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ट्रांसफ़र टुडे. तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इस टॉपिक पे जो है वो EPFO लाइव सेशन करेगा. यानी ये इनका कौन सा नंबर का सेशन रहेगा ये आपको बताना है. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 5 यानी कि 5th. ठीक है, ये इनका 5th सेशन है. इसके पहले ये 4 बार ऐसा लाइव सेशन कर चुके हैं. ठीक है, इसमें सबको बताया जाएगा कि कैसे IPFO बेनिफिशियल है सभी के लिए, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान्स हो सकते हैं, ये सब कुछ इस सेशन में बताया जाएगा. ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ -% ऑफ इंक्रीज इन द ऑनरेरियम फॉर इलेक्टेड रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल अर्बन बॉडीज़. तो अर्बन बॉडीज़ जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, उनके जो उनको सैलरी दी जाती है, पेमेंट दी जाती है, उसमें कितना परसेंटेज का इंक्रीज़ किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 20. तो इनका 20% का इंक्रीज़ यहाँ पे इनको मिला है. ठीक है,
इससे किन लोगों को फ़ायदा होगा? जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने कहा है कि अगले मंथ से ये स्टार्ट हो जाएगा। और जो मेयर्स हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के मेयर होते हैं, राइट, चेयरपर्सन्स होते हैं, वाइस चेयरपर्सन्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, इन सबको इस बेनिफिट का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। ऑलरेडी म्यूनसिपैलिटीज़ हमारे इंडिया में बहुत ही खस्ता हालत में चलती हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सही नहीं होती हैं मेजॉरिटी ऑफ द, अगर हम म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें तो। और फिर उनमें ये और एक इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है अपनी म्यूनसिपैलिटीज़ में। अब तो भगवान ही जाने कैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हमारी चलेंगी। ओके, नेक्स्ट, बीकाजी कामा और मैडम कामा भी जिन्हें कहा जाता था, इनका जो जन्म था वो तो 24 सितंबर 1861 में हुआ था, पर वो जब जो उनकी मृत्यु हुई थी वो 13 अगस्त 1936 यानी कि आज ही के दिन हुई थी। ठीक है। ये कौन है बीकाजी कामा, हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? यूपीएससी वाले बच्चों, आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। ये एक नोटेबल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की ये इन्होंने पार्ट लिया था। हु हेल्प द इंडियन रेवोल्यूशनरीज, जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको इन्होंने हेल्प किया है देश से बाहर रहते हुए। ठीक है। हर पावरफुल आर्टिकल्स एंड स्पीचेस बिकम अ गुड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द रेवोल्यूशनरीज। बीकाजी रुस्तम कामा वॉज अ फ्रेंच सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो फ्रेंच सिटीजन थी, उनका सिटीजनशिप फ्रेंच यानी कि फ्रांस का था, पर वो इंडियन ओरिजिन की थी। ठीक है। और इन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया था इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। लंदन गई थी, जर्मनी गई थी, अमेरिका गई थी, तो बाहर के देशों में इंडिया का इंडिपेंडेंस का इन्होंने आवाज़ उठाया था। ठीक है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी वाले बच्चों आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो लेफ्ट हैंडर्स डे यानी कि जो अपने लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, खाना खाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द काम जो अपने लेफ्ट हैंड से करते हैं, वो किस दिन पे उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा डे हम मनाते हैं? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, 13 अगस्त। ठीक है। हम 13 अगस्त को लेफ्ट हैंडर्स डे मनाते हैं। ठीक है। क्यों मनाते हैं? टू रेज द अवेयरनेस फॉर एवरीडे चैलेंजेस ऑफ बीइंग लेफ्ट हैंडेड इन अ वर्ल्ड डिजाइन फॉर राइट हैंडर्स। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ राइट हैंडर्स के लिए ही की जाती हैं। ठीक है। जैसे कि जो दरवाजे का पुश करने के लिए होता है वो आपके राइट हैंड साइड पे दिया जाता है ना। कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द लोग राइट हैंडेड हैं तो उनके हिसाब से ही चीज़ें बनाई होती हैं, तो उनके भी तो लेफ्ट हैंडर्स जो होते हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, उसके लिए पर्टिकुलर डे मनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देखने जैसा है। ठीक है। ये वाला दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो ऑर्गन डोनेशन डे हम किस दिन पे मनाते हैं? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, 13 अगस्त। ये भी हम आज ही के दिन यानी कि 13 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है। क्यों मनाते हैं हम ये डे? टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द मिसकंसेप्शंस ऑफ द ऑर्गन डोनेशन। ठीक है। तो लोगों को हम अवेयर कर पाएँ कि वो भी ऑर्गन को अपने डोनेट कर पाएँ। ठीक है। मतलब क्या होता है, जब इंसान मर जाता है तो वैसे भी वो ऑर्गन्स वेस्ट हो जाते हैं ना, तो बस किसी को डोनेट कर दे तो किसी की जान बच सकती है। ठीक है। और मिसकंसेप्शंस हैं ऐसे लोगों के कि अगर ऑर्गन डोनेट करते हैं उनका अंतिम संस्कार सही से नहीं होता है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कुछ कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, तो उसको भी दूर करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। ठीक है। द स्लोगन फॉर वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, इस बार का स्लोगन या फिर थीम क्या था? बी द रीज़न फॉर समवंस स्माइल टुडे। ठीक है। तो इसे भी आप याद रख दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जो लास्ट परदेशी जूविश वुमन इन कोची जिनका नाम था क्वीनी हेल्यूगा, वो उनका निधन हो गया है 89। तो एक जूविश, पर्टिकुलरली जूविश में भी अगर हम सब इसकी कैटेगराइजेशन की बात करें तो वो परदेशी जूविश वुमन थी जो कि कोच्चि केरला में रहती थी। ये आखिरी महिला थी जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से बिलोंग करती थी। ठीक है। इनका भी अब निधन हो चुका है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम फॉर उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन 2024? तो ट्रेड एग्जीबिशन 2024 का उत्तर प्रदेश में होगा, उसकी थीम क्या है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर सोर्सिंग। ठीक है। बस इतनी सी थी। इसमें आपको कहाँ पे होगा ये ट्रेड फेयर, इसकी थीम ही आपको पूछे जाने के चांसेस थे, तो हमने वो पढ़ लिया। ठीक है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ एस्टैब्लिश्ड द सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट? सी नर्मदा, जिसका नाम है सी नर्मदा। तो ये किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है ताकि नर्मदा रिवर का जो है उसको हम मैनेज कर पाएँ, रख रखाव सही से हो पाए, ठीक है, पॉल्यूशन ना हो पाए, ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है। वो किसने बनाया है? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर। ठीक है। किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप में बनाया है? आईआईटी इंदौर। ठीक है। तो आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर ने मिलके
सी नर्मदा जो है ये एक सिस्टम बनाया है, ठीक है, इन्होंने मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया? तो इस बुक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भीम सिंह, ठीक है। ये आपके राज्यसभा के भी मेंबर हैं, ठीक है, तो इन्होंने इस बुक को लिखा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु इज़ ऑनर्ड विद द फर्स्ट बुक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार इन 2024? तो पहला एडिशन हुआ है इस अवार्ड का जिसका नाम है ब्रह्म साहित्य पुरस्कार, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव कैटेगरी में आता है, ठीक है। जो भी ऐसे पहली बार चीज़ें होती हैं वो आपकी सुपरलेटिव कैटेगरी में आती हैं, और सुपरलेटिव कैटेगरी के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप इसे डबल स्टार करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है बुक ब्रह्मा साहित्य पुरस्कार, ये किनको मिला है? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, बी जयमोहन, ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है। इतना बस आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, 2028 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन। तो 2028 के समर ओलंपिक्स कहाँ होंगे? जैसे कि आपको पता है कि ओलंपिक्स जो है वो हर 4 साल में एक बार होते हैं, ठीक है। तो 2024 में अब हो गए, कहाँ पे हुए? पेरिस फ्रांस में हो गए। अब 2028 में कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, लॉस एंजल्स, यूएस, ठीक है। तो इस 2028 का एडिशन कहाँ पे होगा? यूएस, लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है जी। तो पेरिस ओलंपिक्स जो है वो ख़त्म हो गया और इसमें इंडिया का पोजीशन 71st रहा, ठीक है। 71वें पायदान पे वो रहा हमारा देश, और 6 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने। 6 में से 5 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है, ठीक है। ये 1 सिल्वर किन्होंने जीता है? नीरज चोपड़ा जी ने, ठीक है, ये नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। और बाकी जो 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं वो किन्होंने जीता है? एक तो है मनु भाकर जी ने जीता है, ठीक है, 10 मीटर पिस्तौल में, और दूसरा भी मनु भाकर जी ने जीता है, ठीक है। मनु भाकर जी ने ही जीता है, किनके साथ? सरबजोत सिंह जी के साथ, ठीक है। और तीसरा मेडल किन्होंने जीता है? अरमान शरावत जी ने रेसलिंग में जीता है ना। चौथा मेडल किन्होंने जीता है? स्वप्निल ने जीता है, शूटिंग में जीता है ना। और 5वां मेडल किसने जीता है? जल्दी से बताइए मुझे आप। 5 मेडल्स हो गए ना यहीं पे भाई। एक तो मनु भाकर जी ने जीता था, दूसरा ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर जी ने जीता था, और एक सरबजोत जी ने जीता था, तो ये 3rd हो गया ना हमारा। चौथा हो गया स्वप्निल जी ने, है ना। और 5वां किन्होंने जीता था? अमन शेरावत जी ने, ठीक है। तो ये 5 ब्रॉन्ज मेडल से आप इनके कैटेगरीज भी याद रखना, और एक सिल्वर मेडल जो कि नीरज चोपड़ा जी ने जीता है, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक इस सेशन में बने रहें। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, तो ज़रूर से आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स का यूज़ आएगा उनके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन विद देम, एंड सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।